औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ फ़ाद अली और दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हो चुका हूँ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हम आजकल पाकिस्तान की हिस्ट्री पे कुछ वीडियोस बना रहे हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ हक़ाइक़ और मुख्तलिफ़ ऐसी फैक्ट्स हैं जो आपके सामने मैं रोज़ लेके आता हूँ। आज भी उसी तरह का एक मुनफरिद और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक कि पाकिस्तान और भारत की जो 1971 की जंग थी उसमें भुट्टो साहब ने कैसा किरदार अदा किया और कौन सा एक ऐसा इक़दाम उठाया जिसकी वजह से भारत ने जो पाकिस्तान के 90,000 कैदी अपनी मुख्तलिफ़ जेलों में कैद कर दिए थे उनको किस तरह रिहाई मिली। तो आज के हमारी वीडियो का टॉपिक है उन 90,000 कैदियों की रिहाई। तो आइए चलते हैं हमारी आज की वीडियो की जानिब। तो जनाब 1971 से 1977 तक भुट्टो साहब एज़ चीफ़ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे और वो एक पाकिस्तान के चीफ़ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर होने के साथ साथ वो एक रहनुमा के तौर पर भी सामने आए। 1971 की जंग के नतीजे में पाकिस्तान का 13,000 मुरबा मील का जो रकबा था वो इंडियन आर्मी ने ऑक्यूपाई कर दिया था, उस पर कब्ज़ा कर दिया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान काफ़ी हद तक मुआशी तौर पर भी हिल चुका था। कुछ हालात उस तरह के साजगार नहीं रहे थे और हुकूमत भी काफ़ी प्रेशर में आ चुकी थी, जिसकी वजह से 1972 में शिमला कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द की गई। भुट्टो साहब ने ये कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द की ताकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के माबैन जो मामलात चल रहे हैं उनको आपस में मिल बैठ कर सॉल्व कर लिया जाए और इसमें इस बात का फ़ैसला किया जाए कि जो हिस्सा पाकिस्तान के पास इंडिया ने पाकिस्तान का हिस्सा ऑक्यूपाई किया हुआ है उसका कुछ खातिर खा हल निकल सके। इसके लिए जी यूनाइटेड नेशन ने चाइना को इन्वॉल्व किया कि वो बांग्लादेश के ऊपर अपना स्टांस लें, जिसकी वजह से बांग्लादेश थोड़ा बहुत प्रेशर में आ जाए और इंडिया भी इस प्रेशर में आए कि चाइना, क्योंकि चाइना और इंडिया के बॉर्डर एक दूसरे के साथ मिल रहे थे, तो चाइना इंडिया पर और बांग्लादेश पर दबाव डाल रहा था पाकिस्तान की दोस्ती में आकर। इसमें मुज़ाकरात ये किया गया कि चाइना ने यूनाइटेड नेशन ने ये मुज़ाकरात भारत से किए कि अगर इंडिया पाकिस्तानी कैदी आज़ाद कर देता है तो चीन बांग्लादेश में किसी तरह की भी अपनी इन्वॉल्वमेंट ज़ाहिर नहीं करेगा। इस दबाव में आकर जब इंडिया ने देखा कि अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, अगर हम पाकिस्तान के साथ दोबारा से कोई जंग करते हैं तो उधर से चाइना भी हमारे ऊपर हमला कर देगा, तो ये दबाव बर्दाश्त ना कर सकने की वजह से हिंदुस्तान इस बात पर राज़ी होगा कि हम पाकिस्तान के 80,000 जो 90,000 कैदी जो हमारी मुख्तलिफ़ जेलों में कैद हैं वो हम उनको रिलीज़ करते हैं। तो जनाब एक और जो इशू था वो ये था कि 1971 की जंग में अमेरिका ने पाकिस्तान की सामने आकर कोई मदद नहीं की थी, जिसकी वजह से भुट्टो साहब ने अमेरिका के साथ सेंटो और सीटो के जो मुआहदे थे वो भी तोड़ने का फ़ैसला कर लिया और अमेरिका के सामने खुलेआम अपने आप को शो कर दिया कि हम किसी के ग़ुलाम नहीं हैं। इसके अलावा जो एक और अहमियत का हामिल काम था जो भुट्टो साहब की हुकूमत ने किया वो ये था कि उन्होंने एटमी बम का जो मुआहदा था या एटमी बम का जो प्रोजेक्ट था उसको स्टार्ट किया और भुट्टो साहब के ये अल्फाज थे कि हम घास खा लेंगे मगर हम अपने मुल्क को एटमी पावर बना कर ही रहेंगे। एक और जो इस मामले में पेश रफ्त हुई वो ये थी कि पाकिस्तान ने इस्लामी ममालिक की जो कॉन्फ्रेंस थी उसको हेल्ड किया लाहौर में 1974 में, जिसमें तमाम मुल्की दूसरे जो ममालिक थे इस्लामी ममालिक उन्होंने शिरकत की। इसी कॉन्फ्रेंस की वजह से पाकिस्तान ने बांग्लादेश को भी एक मुल्क तस्लीम कर लिया, एक इस्लामी मुल्क, और इसी कॉन्फ्रेंस की वजह से भुट्टो साहब भी काफ़ी मुस्तहकम हुए, उनको भी पहला पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया और उसके साथ ही उनको पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो कि आइन है उस टाइम का आइन पाकिस्तान भी भुट्टो साहब ने तरतीब दे दिया। अब भुट्टो साहब की हुकूमत आ चुकी थी। भुट्टो साहब एक पावरफुल पार्टी के पावरफुल लीडर थे और एक बड़ी अक्सरियत के साथ उन्होंने पाकिस्तान पर कब्ज़ा अपना किया था, अपनी हुकूमत लाए थे। इसमें उन्होंने ये किया, एक छोटी सी गलती भुट्टो साहब से ये होगी कि भुट्टो साहब ने जो जितनी भी सनतें थी या सरकारी इंस्टीट्यूशंस थे, जो भी मार्शल लॉ के दौर में इंस्टीट्यूशंस थे उनको अपनी उसमें गवर्नमेंट में मर्ज कर लिया और पाकिस्तान को इसका थोड़ा बहुत नुकसान उठाना पड़ा। इकोनॉमी पाकिस्तान की काफ़ी डाउन हो गई क्योंकि अचानक से जितने भी इदारे थे वो सारे सरकारी तहवील में आ गए।
इस बहरान से निकलने के लिए भुट्टो साहब ने रशिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बढ़ाए और ताल्लुकात को सुलझाने के लिए अपने रिलेशंस को मजबूत करना शुरू कर दिया, जिसके रिएक्शन में पाकिस्तान में स्टील मिल का आगाज़ हुआ। तरबेला डैम का जो प्रोजेक्ट था वो भी पाकिस्तान में इन्होंने भुट्टो साहब ने स्टार्ट किया था और ये काफ़ी पाकिस्तान के लिए अच्छे 2 प्रोजेक्ट साबित हुए। जो आज भी तरबेला डैम मौजूद है वो भुट्टो साहब के दौर में ही स्टार्ट किया गया था। अब एक ऐसी बड़ी गलती जो कि माहिरीन का कहना है कि भुट्टो साहब से हुई और शायद वो इस बात से बाद में उनको रियलाइज़ भी हुआ कि शायद ये गलती अगर वो ना करते तो उनकी हुकूमत ना गिरती और उनको फांसी के फंदे तक ना पहुंचाया जाता। वो एक ऐसा इशू था कि भुट्टो साहब की हुकूमत के जो इलेक्शंस थे वो 1978 में होने वाले थे, जो कि आम इंतखाबात थे, मगर भुट्टो साहब ने अपने रहनुमाओं के साथ मशावरत करके उनको उनके करीबी रहनुमाओं ने बताया कि अगर यही इलेक्शंस आप 1 साल पहले 1977 में करा देते हैं तो आपको क्लीन स्वीप होगा और आप हुकूमत बनाने में दोबारा कामयाब हो जाएंगे और आप की मकबूलियत अवाम में पहले से ज़्यादा हो जाएगी। भुट्टो साहब ने यह फ़ैसला अपने लोगों की बातों में आकर किया और इसका नतीजा ये निकला कि भुट्टो साहब ने दोबारा क्लीन स्वीप किया और वो दोबारा से एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बन के आवाम के सामने आ गए। पर इसी के साथ PNA नाम की एक तंजीम जिसने भुट्टो साहब की मुखालफत की और उसको एक सियासी रंग देते हुए वो लोगों के सामने आई और एहतजाज और मुजाहरे शुरू कर दिए भुट्टो साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़ और लोगों को पीपल पार्टी से मुतनफ़र करना शुरू कर दिया, जिसका इशू ये था कि इस तहरीक को दोबारा मजहबी रंग दिया जाने लगा, जिसका नाम तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा रख दिया गया। इस तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा में निज़ाम मुस्तफ़ा तो पाकिस्तान में नाफिज ना हो सका, पर यह है कि भुट्टो साहब को इसका काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा और जनरल ज़िया साहब हमारे ऊपर दोबारा एज़ माशाअल्लाह लेके नाफिज हो गए, जिसकी वजह से भुट्टो साहब को बिहाइंड द बार्स जाना पड़ा। रज़ा कसूरी साहब के केस में, रज़ा कसूरी साहब के कत्ल का केस, मर्डर का केस जो था भुट्टो साहब पे डाला गया। रज़ा कसूरी साहब, अहमद रज़ा कसूरी जो थे परवेज़ मुशर्रफ साहब के करीबी साथी थे, उनके वालिद साहब रज़ा कसूरी साहब का जो मर्डर का केस था वो भुट्टो साहब पर डाल दिया गया। इतना कोई भुट्टो साहब की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, पर जैसा कि आप जानते हैं कि जब इदारे किसी के ख़िलाफ़ हो जाएँ तो वो उसको अपनी मर्ज़ी के तहत ही चलाते हैं। तो इसके बाद जी 1979 में 4 अप्रैल को रावलपिंडी अडयाला जेल में भुट्टो साहब को फांसी के तख्त-ए-दार पर चढ़ा दिया गया, जो कि एक तारीख़ का, जिसको आज भी अगर आप तारीख़ में देखें तो इसको एक अदालती कत्ल तस्वर किया जाता है, इसको कोई फांसी के नाम से याद नहीं किया जाता। बहुत एक सोचनाक और बहुत बड़े लीडर की ये एक डेथ थी। और इसके बाद जो सबसे बड़ा जुल्म तारीख़ आज भी उस जुल्म को याद करती है कि अपनी बेटी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को अपने बाप से फांसी के वक्त मिलने भी ना दिया गया, उनकी लाश को भी 1 दिन बाद उनके घर वालों के सपुर्द किया गया। तो ये थे कुछ आज के फैक्ट्स जो कि हमने आपसे शेयर किए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसे वीडियोस के लिए हमारे साथ ट्यून्ड रहें। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान फ़ाद अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।